तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर लिया था सेट 2 का। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लिखा है स्टेट 2 लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन में होता क्या है, बेसिकली लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। ठीक है, तो जो पहला लॉ है इसका, ये वही है जो रिफ्लेक्शन के अंदर है। तो हमारा पहला लॉ है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों जिस पॉइंट पर मिलते हैं ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये सभी के सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। इंटरफेस का मतलब जहाँ पर ये एक पॉइंट मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज हो रहा होगा, उसको हम इंटरफेस बोलेंगे। ठीक है ना, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया और जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो दोनों सेम है, बस यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड हो जाएगा अगर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाले लॉ लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसलिए रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो सारा का सारा एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, अगर आपको इतनी टफ डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। ठीक है, उसके बाद है सेकंड, इसका जो सेकंड लॉ है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, साइन आई अपॉन में साइन आर, आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ये कांस्टेंट होते हैं, इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इसने यहाँ पर बोला स्टेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप ये एक्सप्रेशन लिख देते हो तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो उसको हमें स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ना कि ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, बेसिकली इसका मतलब है रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और ये याद रखना कि एक पर्टिकुलर लाइट के लिए साइन आई साइन आर कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लो मैं रेड लाइट मार रहा हूँ, ठीक है, तो उस केस में जो जिस एंगल मान लो उसका 45 है आई, ठीक है, और आर हमारा मान लेते 30 आया। ठीक है,
लेकिन अगर मैंने लाइट चेंज कर दिया, सपोज ग्रीन कर दिया, ठीक है, तो अगर ये 45 था, मान लो हमने 45 एंगल पे ही मारा, तो ज़रूरी नहीं है कि R30 बने, ठीक है, R कुछ भी हो सकता है। तो वो सेम लाइट के सेम कलर के लिए ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, ये थोड़ा और स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक है ना, गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड फॉर द, क्योंकि मीडियम चेंज होने पे भी फिर एंगल चेंज होगा, ठीक है ना, गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है ना, क्लियर। अब चलते हैं, ये 24th का हमारा ए वाला पार्ट था, ठीक है ना, हमने अभी ए वाले पार्ट का आंसर लिखा है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो मीडियम होगा एक, वो हमारा वैक्यूम होगा, ठीक है ना, वैक्यूम या एयर। जब भी कोई लाइट एयर या वैक्यूम से ट्रैवल करके किसी दूसरे मीडियम में जा रही होगी, तो उस केस में हम एब्सोल्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर वही लाइट मान लो वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो हम उसको फिर एब्सोल्यूट नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू जो भी होगा, ठीक है। फिर इस केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसने बोला डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडिया, और साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं और इसके फिर न्यूमेरिकल को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, बी वाला पार्ट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सेम ये भी स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है, ठीक है ना, तो लिख लेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एयर या वैक्यूम लिख सकते हो यहाँ पर आप, वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम, ठीक है ना, जो भी मीडियम गिवन होगा, गिवन, ठीक है। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल के लिए देखो, सबसे पहले तो कभी कभी स्पीड ऑफ लाइट जो है ना वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर, वो कभी कभी गिवन नहीं होता, वहाँ पर तो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि जो सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कभी कभी ना आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट भी पूछ लेगा, ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, इसने पूछा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये यूनिट लेस होता है, ठीक है ना, क्लियर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ सकता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है कभी चेंज नहीं होगा। या आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि एक कॉइन है, हमने उसको वाटर में डाला और वो डालते ही गायब हो गया, तो बताइए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का होगा वही उस कॉइन का होगा, तभी उस केस में वो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। अगर हम अपनी बॉडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में इक्वल कर ले तो हम भी नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो सी यहाँ पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन उससे पूछेगा तो उसके लिए।
यहाँ पर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था, ठीक है, सी की वैल्यू जो अगर आप देखोगे ऊपर तो कितना है 3 इंटू 10⁸ ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ उसने सी जो है वो 3 इंटू 10⁸ है। और ये भी कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वैक्यूम, वैक्यूम बोला है, और कहाँ एंटर कर रहा है, ग्लास में। मैंने बताया कि जब भी मीडियम एयर हो या वैक्यूम हो, ठीक है, तो उस केस में हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसने दे भी रखा है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना दे रखा है, 1.5, ठीक है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे इसको निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। इस केस में इसका सिंबल ये है, ठीक है ना, एन लिख के जी लिखते हैं, ठीक है ना, ये सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसको हम सी से लिखते हैं सिंबल। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पर जो मीडियम है वो हमारा क्या है, ग्लास है, इन तो ग्लास लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी मीडियम होगा इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एन जी दे रखा था उसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ था अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एन जी जो है हमारे पास 1.5 है, ठीक है। वैल्यू डालते हैं तो 1.5, स्पीड ऑफ लाइट हमारा कितना था, 3 इंटू 10⁸, और इसको मैं लिख लेता हूँ, ये स्पीड के लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो वी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वी जी लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ लिख लेंगे वी जी निकालना हमें, ये वी जी ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 10⁸, और 1.5 है। फिर आपको पता है पॉइंट हटता तो ऊपर जीरो आता है, तो 3 का 30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 15 हो गया हमारा, 15 से कट के 2 आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया 2 इंटू 10⁸, और यहाँ पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो इसलिए इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इसमें इसने कहा है ओम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, वो भी 3 ओम के पास, इसके पास बताना है, ठीक है ना, कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। देखो कभी भी जब वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं ना, पूछेगा अगर आपसे, तो वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जिसके सराउंडिंग में पूछेगा हम वहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है, और एमीटर हमेशा एमीटर सीरीज में, ठीक है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, और एमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा। तो इसने वोल्ट मीटर कनेक्ट करके उसने बोला है कि हमें बताना है ओम्स लॉ को यूज़ करते हुए कि 3 ओम के पास में कितना वोल्टेज जा रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। और सब कुछ सर्किट हमारा पूरा बना हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल करंट पता लगाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल करंट पता लगाने के लिए हमारे पास R1 दे रखा है 2 ओम,
ये रहा R1, ठीक है, इसको मान लेते हैं, ठीक है, और R2 दे रखा है 3 ओम। आपको पता है दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का जो फॉर्मूला होता है, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उसको हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसे ही, R1 प्लस R2, R1 है 2 और ये 3, तो ये आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। अब इसने वोल्टेज पूछा था, टोटल करंट उसने नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है, बट उसने टोटल वोल्टेज मेंशन किया हुआ है। अच्छा एक चीज़ और, ये रेजिस्टेंस तो मैं भूल ही गया, सॉरी, इसमें 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक सेकेंड, ये एक और रेजिस्टेंस है हमारा 1 ओम, ठीक है, ये रहा, 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो इस केस में जो सीरीज़ का फॉर्मूला होगा, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, आर एस मतलब सीरीज में हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये 2, ये 3, ये 1, तो ये टोटल कितना हो गया 6 ओम, ठीक है। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया ओवरऑल सर्किट का 6 ओम, ठीक है। टोटल वोल्टेज उसने दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। इसको मैंने क्या माना था, 2 ओम को, सॉरी 3 ओम को R2, तो इसके आसपास जो वोल्टेज होगा वो होगा V2, ठीक है। आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, ओम्स लॉ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, ठीक है, करंट सेम है और रेजिस्टेंस क्या है R2, उसने वोल्टेज ही पूछा था, तो I हमने अभी जस्ट निकाला था, ठीक है, एक सेकेंड, क्या गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड, पहले हम यहाँ पर टोटल करंट निकालेंगे, ठीक है। तो V, क्योंकि करंट की जरूरत पड़ने वाली, बिना करंट के निकलेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। टोटल, जैसे टोटल वोल्टेज हमें पता है वैसे टोटल करंट भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वोल्टेज तो उसने दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। पहले हम ओम्स लॉ लगाते हैं पूरे ओवरऑल सर्किट के लिए, तो V इज इक्वल टू IR, V हमारा टोटल वोल्टेज V है, टोटल करंट I है, बट टोटल रेजिस्टेंस हमारा RS है, ठीक है। तो V हमारे पास 2, I निकालना है, और जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में वो 6 है, ठीक है ना। तो ये आ गया 2/6, ठीक है, I, ये काट कर आ गया 1/3, ठीक है ना, 3 एम्पियर। तो हमसे उसने करंट पूछा नहीं, इसलिए हम उसको पॉइंट में नहीं लाएंगे, ठीक है ना। नॉर्मली आप आंसर फाइनलाइज तभी करोगे जब उससे आप पूछा गया हो, ठीक है ना। करंट उसने नहीं पूछा, उसने पूछा वोल्टेज, तो वापस ओम्स लॉ दोबारा लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, इस बार जो वोल्टेज है इसके सराउंडिंग वो V2 है, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, V2, I सेम ही रहता है सीरीज में, रेजिस्टेंस हमारा R2, ठीक है। तो I हमने अभी जस्ट निकाला था 1/3, ठीक है, और R2 हमारा कितना है 3, तो ये 3 से 3 कट गया, ये आ गया 1 वोल्ट, ठीक है ना। यानी जो 3 ओम का रजिस्टर है उसके पास जो वोल्टेज जाएगा वो 1 वोल्ट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये कह रहा है नेम द टर्म यूज फॉर मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। देखो हमारे एनवायरनमेंट में जो वेस्ट होता है या मटेरियल होता है वो 2 तरीके का होता है, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक वगैरह, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, जल्दी क्या होती ही नहीं है प्लास्टिक, तो ठीक है ना। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं उनको डिग्रेड होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसने पूछा है द नेम द टर्म यूज फॉर द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो हम इसमें लिख देंगे सिंपल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 वे बताइए कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट में
इकोसिस्टम में नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आपको पता है कि नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि लोग गायों को जब फीड करते हैं, रोड पे जो गायें होती हैं उनको जब फीड करते हैं तो पन्नी के अंदर रोटी डाल दिया, वो रोटी के साथ पन्नी खा जाएगी। ठीक है ना, अब वो पन्नी उसकी बॉडी में जाएगा, वो फिर उसके दूध में कहीं ना कहीं उसके कॉम्पोजिशन जाएंगे। ठीक है ना, तो जब किसी सिस्टम में एंटर करता है तो फिर वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक पास भी होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल एम्पलीफिकेशन। ठीक है, तो पहला तो ये बायोलॉजिकल एम्पलीफिकेशन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, तो कॉज पहला, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या एम्पलीफिकेशन बोलते हैं इसको। ये को डेफिनेशन भी पूछता है। ठीक है ना, तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से हम इंक्रीज़ करते हैं केमिकल कंसनट्रेशन बढ़ता जाता है। ठीक है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम हमारे बॉडी में भी बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जो क्रॉप वगैरह है उसमें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, वो एक तरीके से उसमें स्टोर है, फिर हम उसको खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ ही रहा है। ठीक है, हम क्या, अगर हम एनिमल की बात करें शेर वगैरह की, वो भी इस चीज़ों से नहीं बच सकते। कैसे? अब मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, उसको कोई हर्बीवोरस खा रहा है, तो उस प्लांट के अंदर जो केमिकल कंटेमिनेंट है वो उस हर्बीवोरस के पास जाएंगे, फिर हर्बीवोरस को जब वो खाएगा तो ऑटोमेटिकली जो लॉयन के पेट में वो केमिकल पहुंचना ही पहुंचना है। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक वो पास होना ही होना है। ठीक है ना, पहला तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करेगा। दूसरा, सॉइल की फर्टिलिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर सॉइल के अंदर डंप हो जाते हैं तो उस सॉइल को फर्टाइल करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहे थे, ठीक है, वो मर जाएंगे। ठीक है, बेसिकली आपको पता है अर्थवर्म वही काम करता है। ठीक है ना, अर्थवर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, प्लास्टिक खा के कैसे जिंदा रहेगा वो। ठीक है, तो अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। पॉल्यूशन लिख सकते हो आप, पॉल्यूशन कॉज कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि इनर्ट है, इनर्ट मतलब जल्दी किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करे तो वैसे ही पड़ रहेंगे। ठीक है ना, दे आर इनर्ट। एंड प्रजिस्ट, प्रजिस्ट मतलब रजिस्ट करना। ठीक है ना, इन द एनवायरमेंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड कॉज पॉल्यूशन। अगर ये वाटर बॉडी में गया तो वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे, लैंड में गया तो लैंड पॉल्यूशन। ठीक है ना, तो जिस सोर्स बॉडी से मिलेंगे वहाँ पर ये पॉल्यूशन उस तरीके का कॉज करेंगे। ठीक है, इसमें से दो ही लिखना था। ठीक है, मैंने तीन लिख दिया, आप कोई भी दो लिख सकते हो क्योंकि उसने यहाँ पर दो ही लिखने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में उसने बोला है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द कैल्शियम ऑन रिएक्शन विद वाटर फ्लोट ऑन इट्स सरफेस। एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। ठीक है, आपको पता है कि कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस जैसे आपने इस कंटेनर में डाला उसको, ठीक है, ये हमारा कैल्शियम है, तो ये हाइड्रोजन गैस जब रिलीज़ करेगा तो प्रेशर से क्या होगा, ये इसको ऊपर लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन गैस जो है वो उसके फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस स्टक विद द surface of calcium which is responsible for its floating।
ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, चिपक जाएंगे, ठीक है ना, सरफेस ऑफ कैल्शियम, ठीक है, एंड मेकिंग इट लाइटर। ठीक है, लाइटर देन वाटर। हमने रिएक्शन लिख दिया है, ठीक है, को बैलेंस भी कर सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अब ये पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लेक लाइम का या लाइम वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, और लाइम वाटर बेसिकली CO2 की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप इनकी स्टेट भी लिख सकते हो, कैल्शियम सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, ये हमारा अल्काली है, तो अल्काली वाटर में डिजोल्व जाता है, इसलिए हम इसको AQ लिखेंगे, ठीक है। अगर आप स्टेट कंफर्म हो तभी लिखना, अदरवाइज कहीं मालूम चला आपने स्टेट लिखने की कोशिश की और वो गलती से फिर गलत हो गया, फिर टीचर का नज़र चला जाएगा तो वो नंबर काट भी सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, इसने बोला हुआ है कि राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसके लिए रिएक्शन लिखना है, तो पहले लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट में लिख दूंगा मैं सॉल्यूशन फॉर्म्स या फॉर्म टर्न मिल्की, ठीक है, टर्न्स मिल्की, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइम वाटर है वो यूज़ करते हैं CO2 के टेस्टिंग के लिए। जैसे ही CO2 लाइम वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर जो होता है वो वाइट होता है, तो ऑटोमेटिकली उस सॉल्यूशन का कलर जो होगा वो वाइट हो जाएगा, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन ये हो गई, ये शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम वाला, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम पास करते तो मिल्की, और अगर लॉन्ग टाइम में पास करेंगे तो उसका कलर डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है उसने, तो हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, ठीक है ना, कि डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना, दिया नहीं है, मैंने इसमें यहाँ पर चिपकाया हुआ है, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में भी आसानी रहे। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कॉपर की रिफाइनिंग। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है ना, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, इस पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस नीचे वाले को एनोड मोड बोलते हैं, ठीक है, रिवीजन के लिए बता देता हूँ मैं, ताकि आप क्वेश्चन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एनोड जो है वो बनता है इम्प्योर कॉपर से, ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड किससे बना होगा, इम्प्योर कॉपर से, और कैथोड किससे बना होता है, प्योर कॉपर से, ठीक है ना। और जो सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ एसिड भी डालेंगे, ठीक है ना, ताकि वो उसको कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए। इम्प्योरिटीज़ एनोड मड के नीचे, मतलब एनोड मड कहते हैं उसको, और वो एनोड के नीचे गैदर्ड होता है, तो पूछ देगा आपसे कि जो इम्प्योरिटीज़ है कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में वो किस इलेक्ट्रोड के नीचे गैदर्ड होता है, तो एनोड के नीचे, ठीक है ना। अब होता क्या है कि इस एनोड, ये जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर है, तो कॉपर के साथ में और भी इम्प्योरिटीज़ हैं, और ये जो सॉल्यूशन डाला हमने ये सॉल्यूशन में है कॉपर सल्फेट, ठीक है,
इसमें हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट टूटता है Cu2+ और SO4 2- में, ठीक है। तो सॉल्यूशन के में बहुत सारे कॉपर है, तो ये कॉपर भागता है यहाँ, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चिपक जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, चिपक जाएगा। तो इसमें से एक कॉपर कम हो गया। अब एक कॉपर कम हुआ तो उसको, क्योंकि जैसे कॉपर कम होगा, पहले न्यूट्रल सॉल्यूशन था, कॉपर जैसे ही खत्म हो गया, सॉल्यूशन पे सिर्फ सल्फेट बचा। एक कॉपर कम हुआ तो एक सल्फेट एक्स्ट्रा हो गया, तो ये सॉल्यूशन नेगेटिव चार्ज हो गया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें से कॉपर निकल के अंदर आएगा सॉल्यूशन में, फिर वापस दूसरा कॉपर इधर जाएगा, तो वापस ऐसा आएगा। तो एक टाइम आएगा ये मोटा हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा, ठीक है ना, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे गैदर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है हमारा बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि व्हेन अ करंट इज पास through an aqueous solution of CuSO4, ठीक है, द प्योर मेटल सॉरी द इम्प्योर मेटल, ठीक है, द इम्प्योर मेटल, एक सेकेंड, इम्प्योर मेटल इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा और स्टेटमेंट सुधार लेते हैं। द कॉपर फ्रॉम द एनोड, हमने देखा था कि एनोड से कॉपर निकल रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था। द कॉपर, ठीक है ना, फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन, या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल सकते हो, इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जो आयंस में टूटते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। एंड अब आपने देखा कि एनोड से वो सॉल्यूशन में आ गया, तो जितना आया है उतना ही अमाउंट सॉल्यूशन से कैथोड पे जमा होगा, ठीक है ना। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डिपोजिटेड ऑन द कैथोड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं। एनोड से जो कॉपर है उस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉल्यूशन से कॉपर कैथोड पे चला जाएगा, ठीक है ना। एनोड पतला हो जाएगा और कॉपर मोटा हो जाएगा। आपसे भी पूछ सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड पतला होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड मोटा होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक रिएक्शन भी लिख लेते हैं, एट एनोड, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन ही पूछ देगा कि एनोड पे होने वाला रिएक्शन बताइए, ठीक है ना। तो आप देख रहे थे कि एनोड से कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में आ रहा था, ठीक है ना। तो कॉपर सॉलिड, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। जब किसी चीज़ पर चार्ज होता है तो उसके ब्रैकेट में जो स्टेट होती है वो एक्वस होती है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ये कॉपर अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सॉल्यूशन में आया था, और कैथोड पे क्या हुआ था, जो सॉल्यूशन का कॉपर था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके
सॉलिड होके जमा हो गया था उधर। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 के एम इसने पूछा हुआ है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये इनके रीजन बताने, ठीक है ना। ए वाले के फर्स्ट में उसने पूछा हुआ है कि जो लंग्स के अंदर एलोवालाई एलियोलाई होते हैं वो क्या सप्लाई करते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये बेसिकली उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं। वो ब्लड कैपिलरी क्या करते हैं, गैस जो एब्जॉर्ब हुई है उसको फिर वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है ना। लंग्स से आपका जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो जाता है हार्ट की तरफ, और फिर हार्ट से हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में फैलता है, फिर वो ब्लड वापस रिटर्न आता है, ठीक है ना। फिर उसमें ऑक्सीजन फिलिंग होती है, CO2 रिलीज हो जाता है, तो यही प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये कह रहा है जो एल्यूलाई है लंग्स के अंदर वो रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, वहाँ पर ब्लड कैपिलरी की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू फैसिलेट, एक सेकेंड, या टू प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, अभी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। टू प्रोवाइड, इसकी जगह थोड़ा और स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल करना है तो फैसिलेट फैसिलिटेट एफिशिएंट ऑफ गैसेस, ठीक है। फिर हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इसमें पूछा हुआ है, आप देखोगे तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड टेक्स अप ऑक्सीजन एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट बेसिकली हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है ना, ब्लड के अंदर वही ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है। तो ये जो पिगमेंट है सिर्फ ऑक्सीजन को क्यों लेके जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हैज़ हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब बताता हूँ उसका मतलब क्या है। फॉर ऑक्सीजन, देखो अगर आपसे एफिनिटी वर्ड कहीं भी मिलेगा ना, जैसे किसने कहा एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन से अटैच होने की कैपेबिलिटी। अगर लिख रहा है कहीं पर एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब वो हाइड्रोजन से अटैच होने की कैपेबिलिटी। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट में बेसिकली आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। आयरन बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो इसी वजह से सिर्फ वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा, CO2 को लेके नहीं जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमारे पास पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन को तो हीमोग्लोबिन लेके जाता है, CO2 उधर वाटर के साथ डिजोल्व फॉर्म में आता है, ठीक है ना। तो पूछेगा CO2 को कौन कैरी करता है, तो वाटर, वो भी किस फॉर्म में, डिजोल्व फॉर्म में, ठीक है ना। उसके बाद है थर्ड, थर्ड वाले में आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप लिख दोगे ना सेकंड वाले में कि हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो चल जाएगा उसे, ठीक है ना। थर्ड वाले में उसने बोला ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, देखो दो तरीके का रेस्पिरेशन था, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एनारोबिक का मतलब था ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लेटेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कह रहा है ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज फॉर्म एट एंड प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ CO2 इन ह्यूमन बीइंग, बताना है कि वो क्या था, ठीक है ना। तो आपको पता है कि उस केस में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारी बात करा, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग। अगर यही बैक्टीरिया की बात करता तो उसमें इथेनॉल बनता है, ठीक है ना, एनारोबिक में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं
लैक ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज कंप्लीटली। ठीक है, वो कार्बन वाले जो कंपाउंड है ग्लूकोज, उसको वो CO2 में कन्वर्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस केस में वो लैक्टिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट ऑक्सीडाइज ग्लूकोज कंप्लीटली एंड फॉर्म अ लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, फॉर्म्स अ लैक्टिक एसिड। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन बींग में लैक्टिक एसिड बनता है और बैक्टीरिया वगैरह के अंदर इथेनॉल बनता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे ये लोग। चलते आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर, इसके और भी है, और वाले पार्ट पे चलते हैं अब। ठीक है, 29 के बी वाले फर्स्ट में और वाले पार्ट में उसने पूछा है मूवमेंट बताना है। ठीक है ना, नेम द मूवमेंट दैट अकर ऑल अलंग द गट। ठीक है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो खाना तो हमने निगल लिया, अब उसके बाद वो अपने आप फूड पाइप से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, तो कोई तो मूवमेंट है जो उसको आगे पुश कर रहा है। उस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्लेटिक मूवमेंट। उस केस में मसल जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से जो मसल है ना वो आगे की तरफ मूव करती है। ठीक है ना, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मसल है वो फूड को आगे मूवमेंट देगी। ठीक है ना, कहीं आप सोचो मसल ही मूव करने लग जाए मसल मूवमेंट तो होता है, उसकी वजह से जो सर्कुलर, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा, एक सेकंड में डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा फूड पाइप से स्टमक। ठीक है, तो इसमें भी मूवमेंट हो रहा है, पेरिस्लेटिक मूवमेंट, फिर स्टमक में आया खाना। ठीक है ना, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इसमें भी मूवमेंट जो होगा ना सारा, वो सारा हमारा पेरिस्लेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है ना, तो पहले पॉइंट में लिख देंगे हम पेरिस्लेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो PERISTALTIC। ठीक है ना, पेरिस्लेटिक मूवमेंट। फिर कह रहा है हाउ डू दे हेल्प इन डाइजेशन। ठीक है, उसी को हम डिफाइन कर देंगे, क्योंकि देखो अगर फूड आगे मूवमेंट नहीं करेगा तो फिर स्टमक में खाना अटक जाएगा। ठीक है, स्टमक से फिर वहाँ नहीं जाएगा, तो एक तरीके से मूवमेंट की वजह से तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा है ताकि वहाँ पर उसका डाइजेशन हो पाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके आंसर में। ठीक है, इसी को डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना, कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली या रिदमिकली या रिदम में। इसका मतलब होता है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर एक बार रिलैक्स हुआ, ऐसा नहीं कि 4 बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर कुछ देर बाद रिलैक्स हो रहा है। तो एक पैटर्न में वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट, एक सेकेंड, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। ठीक है, इन ए रेगुलेटेड मैनर, ताकि मूवमेंट फूड का एक कांस्टेंट मैनर में हो, एकदम से फास्ट मूवमेंट भी ना हो, एकदम से स्लो भी ना हो, इन अ मैनर टू डाइजेस्ट प्रॉपरली। ठीक है ना, फिर सेकंड में इसने पूछा हुआ है
आप पढ़ोगे तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है। सेकंड में उसने पूछा हुआ है कि वेयर इज़ बाइल जूस स्टोर इन ह्यूमन बॉडी। आपको पता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता कि अगर हमने किसी का गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया तो क्या वो सर्वाइव करेगा, तो यस सर्वाइव करेगा। डॉक्टर उसको क्या इंप्रूव करने के लिए बोलेगा, तो फैट वाले डाइट हम अवॉइड करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है बाइल जूस के अंदर जो केमिकल होता है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, ठीक है ना। और ये गॉल ब्लैडर में सिर्फ स्टोर होता है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। बेसिकली जो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है वो लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। लीवर बाइल जूस को ट्रांसफ़र करता है इंटेस्टाइन में, साथ ही साथ कुछ अमाउंट वो गॉल ब्लैडर में भी स्टोर करता है, ठीक है ना। तो सेकंड में लिख देंगे गॉल ब्लैडर। फिर कह रहा है इसके दो रोल बताने हैं, ठीक है। तो दो रोल में आपको पता है कि वो फैट को ब्रेक करेगा, और फूड स्टमक के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, तो फूड ऑलरेडी एसिडिक है। अब वो आगे आएगा तो इसके वॉल्स को डैमेज कर सकता है, इंटेस्टाइन के वॉल्स को डैमेज कर सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिकली हमारा जो बाइल जूस है वो बेस है, ठीक है ना। तो क्या कर देता है, उसको बेसिक बना देता है, ठीक है ना। टू रोल में पहला रोल है हमारा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना, या फैटी एसिड बोलते हैं उसको, ठीक है ना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। और सेकंड है हमारा मेक द एसिडिक मीडियम अल्कलाइन, ठीक है ना। मेक द एसिडिक मीडियम अल्कलाइन, क्योंकि जो फूड है वो वहाँ से स्टमक से एसिडिक होके आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 30 में, एक्सप्लेन द इवेंट दैट टेक प्लेस वंस अ स्पर्म रीचेज द ओविडक्ट, ठीक है, टिल इट बिकम अ फीटस। उसके बाद फिर रोल बताना है प्लेसेंटा का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस ऊपर वाले को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, फिर नीचे वाले को देखेंगे। अगर स्पर्म ओविडक्ट तक पहुंच गया, फर्टाइल हो गया, उसके बाद क्या, ठीक है, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इन द ओविडक्ट sperm fuse with egg and fertilization takes place, ठीक है ना, and fertilization take place, ठीक है। अब वो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइज एग को हम जायगोट बोलते हैं, फिर वो जायगोट डिवाइड होना चालू होगा, ठीक है ना। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर द फर्टिलाइज एग, द फर्टिलाइज एग को हम जायगोट बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट डिवाइडिंग, ठीक है, एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, अ बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है ना। उसके बाद क्या, अब एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, एम्ब्रियो जाएगा यूट्रस के वॉल पे और वो जाकर वहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। तो थर्ड में लिखेंगे हम एम्ब्रियो
is implanted in the lining of uterus, in the lining of यूट्रस, ठीक है ना। यूट्रस को हम वूम बोलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर बच्चा रहता है, ठीक है ना। वेयर इट कंटिन्यू, वो डिवाइड होना चालू होगा, अपना ग्रोथ करना चालू करेगा, ठीक है ना। इट कंटिन्यू, एक सेकेंड, कंटिन्यूज टू ग्रो एंड अब ऑर्गन बनाना चालू करेगा, ठीक है ना, हाथ पैर, ठीक है, ये सब चीज़ें बननी चालू हो जाती हैं। एंड डेवलप, यार ये क्या हो गया इसको, डेवलप ऑर्गन टू बिकम अ फीटस, ठीक है। तो जायगोट, एम्ब्रियो, इन सब में और फीटस में डिफरेंस है, ठीक है ना। जायगोट जब स्पर्म एग के साथ फर्टाइल हुआ वो जायगोट कहलाएगा, ठीक है ना। फिर जायगोट डिवाइड होना चालू हुआ वो एम्ब्रियो कहलाएगा, ठीक है ना। फिर एम्ब्रियो जैसे यूट्रस की लाइनिंग पे चिपका और अपने आप को उसने ग्रो करना चालू किया, फिर वो फीटस बन जाएगा, ठीक है ना, फीटस कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं रोल ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछता है रोल ऑफ प्लेसेंटा से, ठीक है ना, कि प्लेसेंटा का क्या रोल है, या जो बेबी होता है वो न्यूट्रिशन किससे गेन करता है, जिस टिश्यू से गेन करता है, या उसका जो वेस्ट होगा, ठीक है ना, बेबी का, वो किसके थ्रू क्लीन होगा। तो प्लेसेंटा टिश्यू ही उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वहाँ से जो वेस्ट होगा उसको भी ट्रांसफ़र करेगा मदर के ब्लड में, ठीक है। फिर मदर की किडनी उसको साफ करके वापस, ठीक है, ऐसे चलता रहता है। तो रोल पूछा है इसने प्लेसेंटा का, तो हम प्लेसेंटा का रोल लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे पहला रोल, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रोल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। पहला हो जाएगा प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज, प्रोवाइड, कभी कभी लिखा हुआ नहीं मिट जाता है, थोड़ा वो एरर है, बहुत दिक्कत देता है, ये सिस्टम स्लो चल रहा है काफ़ी। प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज, ठीक है, एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, टू पास मदर अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, जो वेस्ट जनरेटेड होगा वो वेस्ट को भी वापस पास करेगा, ठीक है ना। वेस्ट जनरेटेड बाय, यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, वेस्ट जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो विल बी रिमूव, ठीक है, वो रिमूव भी हो जाएगा, विल बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर ब्लड,
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस हो गया। अब इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, आप देख सकते हैं पार्ट 3 आपको के मिल जाएगा प्लेलिस्ट से जाकर। आपको कोई वीडियो ढूंढना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, वहाँ पर कैटेगराइज किया गया क्लास 10th 11th 12th। ठीक है, तो वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं, बहुत ईजिली फाइंड करना हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू।